Role of financial management, objective of financial management और टाइप्स ऑफ डिसीज़न टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो डिसीज़न्स एक फाइनेंशियल मैनेजर लेता है इनका मीनिंग और कौन कौन से फैक्टर्स इन्हें इफ़ेक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न जो फाइनेंशियल मैनेजर लेता है ये डिसीज़न होता है कि किन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना है, किन फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना है ताकि हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो। दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि जिसमें हमें जब सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो तो पहले से ही बहुत सोच समझ के ये डिसीज़न लिया जाता है कि किन फिक्स्ड एसेट में हमें पैसा लगाना है। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न की इम्पॉर्टेंस होती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। जैसे कि हमने महंगी मशीनों में इन्वेस्टमेंट किया तो उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा, आगे बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है अगर इन्वेस्टमेंट डिसीज़न अच्छा लिया गया है और सोच समझ के लिया गया है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, बहुत पैसा लगता है इसमें। इन्वेस्टमेंट जब करती है ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत पैसा इस्तेमाल किया जाता है इसमें। रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पैसा ज़्यादा लगा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। अगर रिटर्न लगातार मिलता रहा, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिलता रहा हमें रेगुलर, तब तो रिस्क नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, कि बड़ी बड़ी मशीनों में इन्वेस्टमेंट किया है और वो मशीनें आउटडेटेड हो गई या बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं तो रिस्क है उसमें, टोटल रिस्क है इसमें, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इरिवर्सिबल डिसीज़न मीन्स एक बार अगर डिसीज़न ले लिया तो उस डिसीज़न से हम पलट के नहीं देख सकते। कहने का मतलब, मान लीजिए हमने कहीं पर 50 करोड़ रुपए लगा दिए, अब जब लगा दिए उन मशीनों पे, मशीनें आ गई, काम शुरू हो गया, तो अब उन्हें वापस तो नहीं किया जा सकता, खरीदी हुई चीज़ को वापस नहीं किया जा सकता। तो इरिवर्सिबल डिसीज़न होते हैं ये इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। एक बार ले लिए तो इनसे लौटना मीन्स बहुत बड़ा रिस्क, बहुत पैसे का डूबना। तो बहुत सोच समझ के केयरफुल डिसीज़न लिए जाते हैं। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें रेगुलर कैश का फ्लो होता रहे। कैश फ्लो मीन्स कैश का इनफ्लो, पैसा आता रहे। अगर पैसा आता रहेगा तभी हमारे काम चलते रहेंगे। तो ऐसा हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए जिसमें कैश का इनफ्लो बना रहे, रेगुलर रहे। इसके बाद है रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट का मतलब भी यही है कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसमें जो रिटर्न मिले, हमें अच्छा रिटर्न मिले, उसमें इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। मान लीजिए 3 प्रोजेक्ट हैं, एक में रिटर्न है 5%, एक में 10% और एक में 15%, तो हमें ना तो कम वाला परसेंटेज चूज़ करना चाहिए ना बहुत ज़्यादा। हमें मॉडरेट रिटर्न जिसमें मिल रहा है, बीच का रिटर्न, उसको सेलेक्ट करना चाहिए। यानी कि जिस पे हमें 10% रिटर्न भी मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो हमें वही चूज़ करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर कीमतों में क्या बढ़ोतरी होगी या कीमतों के गिरने के भी चांसेस हैं। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है ना। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो हमने पैसा इंटरेस्ट मिलेगा, हमें जो रिटर्न मिलेगा, वो हमारा रिटर्न कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, किन बातों को ध्यान में रख के हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उन सब चीज़ों का ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करना है। किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट, जैसे आप लैंड में, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये देखना है कि उस एरिया में कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लैंड को गवर्नमेंट कैप्चर कर लेगी,
है ना। तो ये ध्यान रखना है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट भी ध्यान में रखने हैं। या हमने कहीं पर ज़मीन खरीदी है और उस ज़मीन पे जो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं अवेलेबल नहीं होंगे तो फैक्ट्री सक्सेसफुल रन नहीं करेगी, तो वहाँ पर भी लॉस हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मेन तो यही है कि पहला पॉइंट कैश फ्लो प्रोजेक्ट देखना है, कैश का रेगुलर रिटर्न मिलता रहे, रेगुलर फ्लो होता रहे, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। रिटर्न मॉडरेट हो वहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के जो भी क्राइटेरिया हैं उन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बाद आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीज़न। फाइनेंसिंग डिसीज़न में जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको ये डिसाइड करना होता है कि कितना ऑनर्स फंड होगा, मालिक का कितना पैसा लगेगा बिजनेस में, और कितना बोरोड फंड होगा, कितना पैसा बाहर से उधार लिया जाएगा। क्योंकि बच्चों सिर्फ मालिक के पैसे से तो बिज़नेस नहीं चल सकता। अगर बिज़नेस लार्ज स्केल बिज़नेस है तो, है ना, तो बाहर से तो लेना ही पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इसका रेशो डिसाइड करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है फाइनेंसिंग डिसीज़न लेने से पहले। अब देखिए, जैसे फाइनेंसिंग डिसीज़न लेने से पहले ये फैक्टर हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है नंबर 1 पे कॉस्ट। ऐसे हमें जो डेट लेनी है या इक्विटी लेनी है तो ये सोचने से पहले कि हमारा जो डेट है डेट मीन्स उधार ज़्यादा लेना है या इक्विटी यानी शेयर इशू करके, या ओनर फंड ज़्यादा होना चाहिए, इसमें हमें देखना पड़ेगा। अगर कॉस्ट जो आ रही है इक्विटी में ज़्यादा आ रही है, शेयर इशू करने से ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो हम डेट को प्रेफरेंस देंगे। अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम डेप्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, उधार ज़्यादा पैसा लेंगे बाहर से, बैंकों से या क्रेडिटर्स से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, है ना। सेकंड पॉइंट आता है रिस्क का। रिस्क की अगर बात करें तो अगर कंपनी को ये लगता है कि हम ज़्यादा रिस्क बियर नहीं कर सकते तो उधार पैसा ना लें, उधार कम लें, डेप्ट कम लें और इक्विटी ज़्यादा लें, ज़्यादा शेयर इशू करें और ज़्यादा पैसा ऑनर अपना लगाए। ऑनर्स फंड ज़्यादा होना चाहिए, बोरोड फंड कम होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका कैश फ्लो पोजीशन। अगर मेरे फाइनेंशियल मैनेजर को ये लगता है कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो बाहर से बोरोड फंड कर सकता है, क्योंकि उधार लिए हुए पैसे पर इंटरेस्ट आसानी से दे सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल मैनेजर को लगता है कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, वीक है, तो उनको ज़्यादा डेप्ट नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, इक्विटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने शेयर ज़्यादा इशू करने चाहिए, है ना। जब कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है ही नहीं तो उधार तो लेना ही नहीं चाहिए, कम लेना चाहिए, है ना। उसके बाद अगली बात आती है कंट्रोल कंसीडरेशन। अगर फाइनेंशियल मैनेजर को ये लगता है कि भैया अगर हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो शेयर इशू करने से जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके हाथ में हमारी कंपनी का कंट्रोल चला जाएगा, तो इक्विटी शेयर मत इशू करो, कम इशू करो, ऑनर्स फंड इशू कम करो और बोरोड फंड ज़्यादा लो। क्योंकि उधार अगर हम ले रहे हैं तो जो जिनसे उधार ले रहे हैं, चाहे बैंकों से या क्रेडिटर से, उनके हाथ में कंपनी का कंट्रोल नहीं जाता। तो अगर कंट्रोल खोने का डर है तो उधार बोरोड फंड ज़्यादा लो, इक्विटी कम इशू करो। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर अगर 51% इक्विटी शेयर किसी के पास चले जाते हैं तो वो मालिक बन जाते हैं, उनके पास कंट्रोल चला जाता है। तो इसीलिए उधार ज़्यादा लो, कंट्रोल नहीं जाएगा हाथ से। उसके बाद बात आती है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है बच्चों स्टॉक मार्केट, जहाँ पर शेयर इशू होते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं। तो अगर शेयर्स की कीमत बहुत हाई चल रही है कंपनी के, तो उस केस में जब शेयर की कीमत बहुत हाई होती है तो बुलिश ट्रेंड कहते हैं उसको, तो शेयर ही इशू करने चाहिए। और अगर बियरिश ट्रेंड है यानी कि शेयर की कीमत डाउन चल रही है तो उधार पैसा ले लो और ज़्यादा शेयर इशू नहीं करने चाहिए, बोरोड फंड ज़्यादा लेना चाहिए अगर शेयर की कीमत डाउन चल रही है तो। और शेयर की कीमत हाई चल रही है तो शेयर ही इशू करने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट।
फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कि जो कॉस्ट मेंटेनेंस के लिए की जाती है, जैसे मशीनों की मेंटेनेंस के लिए की जाती है, या आप मशीनों को चलाने के लिए लेबर को जो पैसा दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है, या रेंट दिया जाता है बिल्डिंग का, ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अगर फाइनेंशियल मैनेजर को लगता है कि फ़िक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इक्विटी शेयर इशू करे, और अगर फ़िक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो उधार भी पैसा लिया जा सकता है। बोरोड फंड पे ज़्यादा ध्यान दें, भाई रोज़ का काम की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए पैसा चाहिए ना, जैसे वेजेस भी देनी पड़ेगी, मशीनों की मेंटेनेंस को, अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है उस पर तो उधार कम लेना चाहिए, है ना, और इक्विटी ज़्यादा इशू करनी चाहिए। अब बात आती है फ्लोटेशन कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है ये, एज ए नोट भी आता है 1 नंबर में। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि जो कॉस्ट शेयर इशू करते समय की जाती है, खर्चा जो शेयर इशू करते समय किया जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, फॉर्म प्रिंटिंग का खर्चा है, अंडरराइटिंग कमीशन देने का खर्चा है। अंडरराइटिंग कमीशन माने शेयर डिबेंचर वगैरह बिकवाने के लिए जो कमीशन दिया जाता है। तो अगर ये कॉस्ट ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन को लगता है, तो इक्विटी कम करे, इक्विटी का मतलब कम शेयर इशू करे और बोरोड फंड ज़्यादा ले। तो इस तरह से हमने देखा कि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को फाइनेंसिंग डिसीज़न लेते समय। आप इनको एक बार बुक में से ज़रूर पढ़ना। अब बात आती है डिविडेंड डिसीज़न की। डिविडेंड डिसीज़न होता है कि जो हमारे पास सरप्लस फंड है, जो हमारे पास प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, उसमें से कितना प्रॉफिट तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने क्रेडिटर को, एम्प्लॉइज़ को, डिबेंचर होल्डर को, शेयर होल्डर्स को, और कितना अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पर बचा के रखे। ये डिविडेंड डिसीजन है कि डिविडेंड के रूप में कितना बांटो शेयर होल्डर को और कितना बचा के रखो रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में। अब इसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं। फैक्टर ये हैं कि डिविडेंड डिसीजन के लिए अगर अर्निंग्स अच्छी है, कमाई अच्छी है और कंपनी की लगातार अच्छी प्रॉफिट कमा रही है कई सालों से, पिछले प्रीवियस ईयर में भी अच्छा कमाया था, उससे पिछले साल भी अच्छा कमाया था, तो कंपनी ज़्यादा हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है और लो रिटेन्ड अर्निंग्स रख सकती है, कम पैसा बचा सकती है। दूसरी बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी को लगता है कि उसकी अर्निंग लगातार हो रही है, स्थिर है, तो उस केस में ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए और कम पैसा बचाकर रखना चाहिए। इसके बाद आती है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब भी यही है कि अगर कंपनियां लगातार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हुई आ रही हैं तो उनको वैसे ही अपना ट्रेडिशन मेंटेन करना चाहिए और हाई डिविडेंड देना चाहिए, कम पैसा बचाकर रखना चाहिए। इसके बाद बात आती है कैश फ्लो पोजीशन की। तो कैश फ्लो पोजीशन अगर स्ट्रॉन्ग है कंपनी की तो हाई डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, और अगर कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो लो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ज़्यादा पैसा बचाकर रखना चाहिए। इसके बाद बात आती है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर कंपनी के पास ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसको कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एज ए डिविडेंड, ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स रखनी चाहिए, ताकि ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो मीन्स उनमें पैसा लगाए, है ना। और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ज़्यादा डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स का क्या मतलब होता है? जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमारे कैसे हैं? अगर हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो मिडिल क्लास के हैं या ओल्ड एज हैं, रिटायर्ड पर्सनल हैं, तो डिविडेंड ज़्यादा देना चाहिए, कम बचाना चाहिए। और हमारे शेयर होल्डर्स यंग हैं, डायनामिक हैं, जिनको ये लगता है कि कंपनी अगर आगे ग्रोथ करेगी तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो कंपनी कम डिविडेंड भी दे देगी तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे। इसलिए कंपनी को ज़्यादा पैसा बचा के रखना चाहिए और आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाना चाहिए। उसके बाद आती है बात टैक्सेशन पॉलिसी की।
अगर टैक्स रेट हाई है तो कम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि टैक्स डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है, इसलिए टैक्स रेट ज़्यादा है तो कम डिविडेंड डिक्लेयर करें, और टैक्स रेट कम है तो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर लीगल कांस्टेंट हैं तो कम डिविडेंड डिक्लेयर करें। लीगल कांस्टेंट मीन्स जो डॉक्यूमेंट बने हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई हम आगे ग्रोथ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, तो कम डिक्लेयर करो डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा लगाओ। और अगर डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि डिविडेंड देंगे हम रेगुलर, तो भैया हाई डिविडेंड देना पड़ेगा, हाई डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कंपनी एक्ट में अगर प्रोविज़न है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए ये पॉलिसी अपनानी चाहिए कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या बचाना है पैसा। ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखी हुई बातें हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, जो उधार पैसा है पहले वो लौटाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कम डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा, कम डिविडेंड देना होगा। और अगर इस तरह की कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो ज़्यादा डिविडेंड भी दिया जा सकता है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब है कि अगर स्टॉक मार्केट में हाई प्राइस चल रहा है शेयर का, तो हाई प्राइस जब शेयर का चल रहा है तो ज़्यादा डिविडेंड भी दिया जा सकता है क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर कम प्राइस चल रहा है तो लो डिविडेंड दो या फिर ना दो, बचा के रखो प्रॉफिट को फ्यूचर के लिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन सबको आप एक बार अपनी बुक में से ज़रूर पढ़ लेना, और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लेना। ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तीनों डिसीजंस और तीनों डिसीजंस के फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट। इनमें से एक डिसीज़न बहुत ज़रूरी आता है, 100% आता है, तो 2 डिसीज़न और 2 डिसीज़न के फैक्टर तो कर ही लेना है ना, कोई भी डिसीज़न हो। और आपका फिक्स्ड जो आपका ये है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, इसे कैपिटल बजटिंग डिसीज़न भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीज़न होता है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।